स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। लेक्चर नंबर फिजिक्स का 1 और 2 आप लोगों ने यकीनन पढ़ लिया होगा और समझ लिया होगा। लेक्चर नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 3 है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड के वर्क डन को कैलकुलेट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट, मैसिव ऑब्जेक्ट, चाहे वो अर्थ है, मून है, सन है, उसके गिर्द वो जगह जहाँ पर वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वो वाला जो रीजन होगा, वो स्पेस जो होगी, उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम देंगे। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, चार्ज के गिर्द जो रीजन है जिसमें वो दूसरे चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल करता है। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो हमने फील्ड के अंदर अगर वर्क करना है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आज हमारा ऑब्जेक्टिव है ये, इसको हमने कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेट्स सपोज कर लेते हैं हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, ये और ये यूँ समझ लें कि ये जो कमरे का है वो नीचे वाला कॉर्नर है और ये कमरे का ऊपर वाला जो छत वाला जो होता है वो कॉर्नर है। तो इस पॉइंट तक जाने के लिए, यानी इस पॉइंट को ए एंड बी हम नाम दे देते हैं। तो इस पॉइंट तक जाने के लिए आपके पास तीन रास्ते हैं। लेट्स सपोज ये एक है, ये वाला पाथ ए टू सी एंड सी टू बी आप चले जाओ। एक है आपके पास, आप ए टू डी चले जाओ और डी से बी की तरफ चले जाओ। एंड तीसरा जो बात है वो लेट्स सपोज हमने कोई सीढ़ी लगा दी हुई है, तो सीढ़ी के जरिए हम ए टू बी वो चले जाते हैं। ठीक है, तो आपने इन तीनों पाथ का वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन हम कैलकुलेट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, चूँकि वर्क डन में हमारे पास जो फार्मूला बनेगा W इज इक्वल टू एफ डी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, और कॉस के जो मुख्तलिफ एंगल्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कॉस 0 याद रखिएगा 1 है तो हमारा वर्क डन पॉजिटिव होगा, कॉस 90 0 तो वर्क डन 0 होगा, कॉस 180 -1 तो वर्क डन नेगेटिव होगा। ओके, तो अब हम लेट्स सपोज पाथ चूज कर लेते हैं हमारा वर्क डन ए टू ए सी एंड बी, यानी आप ए सी एंड बी तक मूव करके जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आपने किसी चीज़ को उठाना है और इस पाथ से यहाँ तक उसको लेके आना है। तो आप टोटल कितना वर्क करेंगे, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, वर्क डन ए टू सी प्लस वर्क डन सी टू बी। ओके, तो वर्क डन ए टू सी आप लोगों को समझ आ रही होगी कि चूंकि ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, ग्रेविटेशनल फील्ड में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एफ जी जो है वो आपके पास एम जी के इक्वल होगी। ओके, लेट्स सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इसको आप इस तरफ लेके जा रहे हो, तो इस तरफ डिस्प्लेसमेंट तय कर रहे हो और फोर्स नीचे की तरफ है एफ जी। इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90, और मैंने आपको क्या बताया था, cos 90 किसके बराबर होता है, 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि वर्क डन ए टू सी जो है वो तो आपका 0 के बराबर आ गया। अब हम बात करते हैं वर्क डन सी टू बी। सी टू बी में अगर आप देखें किसी ऑब्जेक्ट को आप उठा के लेके जा रहे हो ऊपर की तरफ, ग्रेविटी की फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रही है और डिस्प्लेसमेंट आप ऊपर की तरफ तय कर रहे हो, तो टोटल एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा, 180 का। और cos 180 किसके बराबर होगा, -1 के। तो आपका वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। इट्स मीन इज दिस कि वर्क डन ए सी बी आपके पास आ जाएगा ये एफ ग्रेविटेशनल फोर्स, और डिस्टेंस की बजाय मैं यहाँ पर हाइट इसको कंसिडर कर लेता हूँ, तो ये आपके पास एच आ जाएगा। और cos 180 का क्या आ जाएगा, -1, cos 180 इज इक्वल टू -1। तो आपके पास ये वर्क डन बन जाएगा ये 0 और ये 180, तो माइनस, चूँकि एफ जी मैंने आपको क्या बताया एम जी के बराबर है, ये आ गया एम जी और साथ में एच इसके साथ आ गया माइनस, आपने पहले लिख लिया डब्ल्यू ए सी बी। ओके हो गया। अब हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं ए डी एंड बी, जो हमारा सेकंड पार्ट है। तो वर्क डन हम ए डी बी कैलकुलेट करने के लिए हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। वर्क डन ए डी बी इज इक्वल टू वर्क डन ए टू डी प्लस वर्क डन ए टू डी प्लस वर्क डन डी टू बी। अब यहाँ पर आप चेक करें कि वर्क डन ए टू डी वही होगा जो वर्क डन आपने सी टू बी किया था, और वर्क डन सी टू बी आपके पास क्या है, -mgh। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बन गया आपके पास -mgh। वर्क डन डी टू बी वही है जो आपके पास वर्क डन आपने ए टू सी किया, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर फोर्स नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, एंगल 90 बन रहा है, तो आपके पास वर्क डन ये वाला क्या बन जाएगा, 0। तो
एट द एंड वर्क डन ए डी बी, सॉरी वर्क डन ए डी बी वो भी माइनस एम जी एच है। ओके, अब आपने वर्क डन कैलकुलेट करना है ए टू बी, तो इसके लिए हमें ये पहले रिमूव करना पड़ेगा, तो हम इसको रिमूव करते हैं। इसको जल्दी से नोट साथ साथ नोट करते जाना है, अपने वीडियो को पास करते जाएं और साथ साथ नोट करते जाएं। तो वर्क डन ए टू बी, ए टू जो बी पाथ है आप इसको ऐसा करें, इसको ए टू बी इसको हम इस तरह डिवाइड कर लेते हैं, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, जैसे सीढ़ियाँ होती हैं, ठीक है। इसमें जो हॉरिजेंटल पाथ है ये वाला, दिस वन, इसको अगर आप कलेक्ट करोगे ये वाली लाइन और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, तो ये आप देखें ये ए से सी जो पाथ है बेसिकली ये वही बन गया, और ए से सी जो पाथ है उसका वर्क डन हमारा 0 था। तो वर्क डन ए टू बी जो है उसको आप क्या करोगे, आप दो हिस्सों में डिवाइड करोगे, हॉरिजेंटल जो पैचेस हैं उनका वर्क डन प्लस वर्टिकल जो पैचेस हैं उनका वर्क डन। जो वर्टिकल पैचेस हैं वो ये वाले, इनको वर्टिकल को ऐड करते जाएं, तो ये आपके पास ये वाला वर्टिकल पैच, ये वाला वर्टिकल पैच और ये वाला वर्टिकल पैच, तो ये आपके पास वही हाइट बन जाएगी। लेकिन बुक में उसने चूँकि थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज से किया हुआ है। अच्छा, वर्क डन ए टू सी हॉरिजॉन्टल जो पाथ वाला है वो तो हो गया 0 लॉजिकली, तो आपको समझ आ रही है कि इन तमाम पाथ में फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है। ओके, जो वर्क डन वर्टिकल वाला है इसको आप छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करोगे, डेल्टा D1, लेट्स सपोज मैं इसका नाम दे देता हूँ, इसको डेल्टा V2 का नाम देते हैं, इसको डेल्टा YN का नाम दे देते हैं। तो अगर आप इन तमाम तर वर्टिकल जो पाथ है इस पर जब आप ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे होगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो नीचे की तरफ ही अमल करेगी। तो जब आप फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात कर रहे हो, ये लेट्स सपोज वर्क डन V की अगर मैं बात करूँ तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। ओके, और चूंकि ये नीचे की तरफ एक्ट कर रही है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ तय कर रहे हैं, तो फिर वही 180 एंगल बनेगा, और 180 में जो साइन है वर्क डन हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये डेल्टा Y1 का वर्क प्लस डेल्टा Y2 का वर्क प्लस डेल्टा YN का वर्क, इन सबको हम क्या कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं, Y2 प्लस डेल्टा YN। और जब आप इन सब को कलेक्ट करोगे तो ये बेसिकली किसके बराबर है, H के बराबर है। तो आप FG mg के बराबर आ गया फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और ये किसके बराबर आ गया, H के बराबर। तो ये आपके पास वर्क डन बाय वर्टिकल फोर्स है वो माइनस mg। तो टोटल वर्क डन A टू B जो टोटल वर्क डन आपका बना है वो क्या बनेगा, वो माइनस mgh बनेगा। अब ज़रा गौर करें आप, जब आपने वर्क डन कैलकुलेट किया ACB का तो वो भी कितना था, माइनस mgh, और जब आपने वर्क डन कैलकुलेट किया ADB का वो भी किसके बराबर था, माइनस mgh। यानी आप कोई भी पाथ चूज कर लो, इसका मतलब क्या है, कंक्लूजन इसका ये है कि वर्क डन जो है वो इंडिपेंडेंट है पाथ के ऊपर। आप कोई भी पाथ चूज करो, आप ग्रेविटेशनल फील्ड में यहाँ से ऐसे चले जाएं, यानी जो मैंने एग्जांपल दी थी रूम के एक नीचे वाले कॉर्नर से लेके ऊपर वाले कॉर्नर की, तो आप नीचे वाले कॉर्नर से यूँ मूव करके ऊपर स्पाइडरमैन की तरह चढ़ जाएं किसी मैच को उठाकर, तब भी आपका वर्क डन वही है, माइनस mgh। और अगर आप सीढ़ी लगा के चढ़ जाएं तब भी उसका वर्क डन वही होगा, और अगर आप ऐसे स्पाइडरमैन की तरह ऊपर पहले चढ़ जाएं और फिर उसके बाद आप दूसरे कॉर्नर मतलब उसी कॉर्नर पर पहुंच जाएं तो आपका वर्क डन जो है वो, तो आप लोगों ने ये देखा कि किसी भी पाथ से आप ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर वर्क कर रहे हैं तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। आप कोई भी पाथ फॉलो करेंगे आपका वर्क डन सेम रहेगा। ओके, अब हमने करना है ये कि वर्क डन अराउंड अ क्लोज पाथ पे वर्क डन कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल हम इस ऐसा करते हैं, वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, A टू B जाएंगे, B टू C जाएंगे, C से D और D से वापस A पर। वी नो दैट वर्क डन A टू B जो था हमारे पास, ये हम क्लोज पाथ को यूँ लिख लेते हैं, वर्क डन A B C D। तो ये वर्क डन आपके पास आएगा A टू B प्लस वर्क डन C टू B प्लस वर्क डन C टू D प्लस वर्क डन D टू A। अब यहाँ पर आप देखें वर्क डन A टू B में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है,
तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या है 90, cos 90 किसके बराबर है 0, तो वर्क डन हमारा क्या हो गया 0। बी टू सी आप ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड के आप अगर अगेंस्ट जाएंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, तो वर्क डन आपका क्या होगा नेगेटिव। तो ये इसका वर्क डन आपके पास क्या आ जाएगा -mgh। ओके, सी टू डी, सी से डी, सी से डी का वही वर्क डन है जो ए से बी है, और ए से बी क्या है वही फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे और डिस्प्लेसमेंट दोनों 90 का एंगल बना रहे हैं, तो ये वर्क डन भी आपके पास किसके बराबर आ गया 0 के। उसके बाद आप डी से ए में अगर आप देखें तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ आप तय कर रहे हैं, तो दोनों के दरमियान जो एंगल है एफ और डी के दरमियान जो एंगल है वो 0 है, और cos 0 1 यानी पॉजिटिव वर्क डन होगा, तो आपके पास वर्क डन क्या आ गया mgh पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्लोज पाथ पे जो वर्क डन है वो आपके पास किसके इक्वल आ गया 0। ऐसा फील्ड आप क्लोज पाथ कोई भी चूज कर सकते हो, आप ए बी सी और वापस ए चूज कर सकते हो, ए डी सी और वापस ए ये चूज कर सकते हो, कोई भी क्लोज पाथ आप चूज कर सकते हो, आप सर्कुलर पाथ चूज कर सकते हो, आप इस तरह का कोई पाथ चूज कर सकते हो, कोई रेक्टेंगल बन रही है। ओके, ऐसा फील्ड जिसमें क्लोज पाथ में वर्क डन जो है वो 0 आ जाए, वर्क डन किसके इक्वल आ जाए 0, उसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। उसको हम क्या कहेंगे कंजर्वेटिव फील्ड। तो कंजर्वेटिव फील्ड की डेफिनेशन ये होगी वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड अ क्लोज पाथ इज ऑलवेज 0। तो ऐसे फील्ड को हम क्या कहेंगे कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फील्ड और इसी तरह वो फोर्स जो कि क्लोज पाथ पे वर्क करे और रिजल्टेंट क्या दे 0, वो कंजर्वेटिव फोर्स हो गई। अब जो कंजर्वेटिव फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में आपका क्या ख्याल है, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या वो भी कंजर्वेटिव है, क्या उनके फील्ड में भी क्लोज पाथ पे वर्क करेंगे तो वो आंसर 0 आएगा, ये आपने मुझे सोच के बताना है। ओके, इसके बाद आ जाते हैं नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड कौन से होंगे, फील्ड इन विच वर्क डन इज इन अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द पाथ, जिस पे पाथ पे डिपेंड करें। ओके, यानी एक पाथ पे वर्क डन और आ रहा है, दूसरे पाथ पे वर्क डन और आ रहा है। यहाँ पर हमने देखा था कि तीनों पाथ पे वर्क डन जो है वो हमारा सेम आ रहा था, लेकिन अगर वर्क डन जो है वो डिपेंड करे पाथ के ऊपर, ऐसा फील्ड जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड कहलाएगा। और इसी तरह वो जो फोर्स होगी वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगी। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स आती है। देखिए एक पाथ पे स्मूथ पाथ है और एक थोड़ा रफ है, तो आप फ्रिक्शन निकालेंगे तो फ्रिक्शन की जो फोर्स है वो डिफरेंट आएगी। ओके, इसके अलावा एयर रेजिस्टेंस जो है वो भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, और प्रोपल्शन ऑफ द फोर्स ऑफ रॉकेट जो है वो भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। इसी तरह और कौन कौन सी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो सकती हैं ये भी सोच के आपने मुझे बताना है। आज के लिए इतने काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।